चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल एसएफएम का जून 25 का पेपर रिव्यू। अगर आपको ये सॉल्व्ड पेपर रिव्यू डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं, एसजेसी के टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं t.me/sgc institute, या फिर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स के ड्राइव में ज़रूर देख लें। तो गाइज, ये पेपर रिव्यू वीडियो देखना क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको ये पेपर का स्टैंडर्ड समझाता है और आपको ये बताता है कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू स्टडीड, व्हाट एल्स इंस्टीट्यूट में एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो इस पेपर में असली मज़ा तब आता है जब आप पेपर को सॉल्व करके ये वीडियो देखते हो। अगर आप सीधा देखते हो तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तो काम कैसे होगा। हाँ, मेरे साथ देखोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, बट खुद देख के आओगे फिर देखोगे तो पकड़ जाएगा दिमाग में। तो इस पेपर में भी ये चीज़ देखने को मिला। कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें इंस्टीट्यूट के आंसर में A/B दोनों दिया हुआ है, बट आंसर एक ही होगा मेरे हिसाब से, वो B है। दूसरा, जैसे ये पोर्टफोलियो का रिस्क टॉलरेंस का एक बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन बना के दिया, अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा, अगर मैं देखूं तो ये पोर्टफोलियो का वापस से एक इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर भी मैच नहीं हो रहा है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, चारों ऑप्शन सही जवाब दे दिया, बोले कोई भी मार्क करे तो मार्क्स दे देना। फिर अगर हम बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन 2A 2B बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं आया, 3A भी ट्रिकी नहीं आया, 3B बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, जिसमें इक्विटी एनालिसिस का 3 फेज वाला वैल्यूएशन को लेकर बैक कैलकुलेशन वाला सम्स दिया, और बैक कैलकुलेशन से हम लोगों को ग्रोथ रेट निकालना था। नेक्स्ट, अगर हम 4A की बात करें तो ये तो एक यूनिक क्वेश्चन आता है, ये बॉन्ड वैल्यूएशन से आजकल आ रहा है। अभी तक हर बार कन्वर्टिबल बॉन्ड से आ रहा था, तो इस बार जीरो कूपन बॉन्ड से कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड लेकर क्वेश्चन बनाया, और उसमें भी डिफरेंट यील्ड रेट्स को लेकर क्वेश्चन बनाया। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आएगा, बट आ गया कुछ और, जीरो कूपन बॉन्ड, एंड दैट टू विथ डिफरेंट यील्ड रेट। तो 4A में थोड़ा सा एक था, बट 4B म्यूचुअल फंड का बहुत इजी क्वेश्चन आया। और बाकी अगर हम बोलें तो 5 से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब डुएबल क्वेश्चंस आए, तो कुछ भी एज सच यूनिक नहीं आया। मैं हमेशा बोलता हूँ थ्योरी का भी पढ़ाई करके जाएं, क्योंकि कई बार आपको बचा लेता है। कोई ट्रिकी पेपर हो तो आप थ्योरी से सेफगार्ड कर सकते हो अपने आप को, कोई एक चीज़ आपसे अगर एग्ज़ाम में नहीं बन रहा हो। हालांकि इस पेपर में मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ के गया है और 4 वाला क्वेश्चन को थोड़ा अलग समझ के छोड़ दिया, तो 8 छोड़ के साथ में आराम से बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था। मतलब थ्योरी छोड़ दिया और 4 वाला छोड़ दिया। बट बहुत बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कैपिटल बजटिंग लीजिंग को छोड़ के जाते हैं, तो फिर वैसे बच्चे अगर होंगे और वो 4 भी छोड़ेंगे तो 8 करना पड़ेगा, या फिर पेपर छूटेगा अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे और कैपिटल बजटिंग लीजिंग को अच्छे से नहीं करेंगे, तो 4 में आके फंस जाएंगे। 4A में तो कुछ अलग ही देना है हमको, हर बार ही कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। और बाकी जगह क्या हो रहा है ना, कि जो आ रहा है वो करने लायक आ रहा है, बट यहाँ पर फंसा दे रहे हैं। खैर, अभी हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे। बस एक चीज़ बता दूँ, क्या होता है, ये वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ और यूट्यूब में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे से पढ़े नहीं हैं, और वो
कहीं और भी नहीं पढ़े होंगे शायद, वो सिर्फ यूट्यूब से ही सीखते रहते हैं। तो उनका उम्मीद होता है कि आप जब ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा हाथ पकड़ के डिटेल में कराइए, तो ये वीडियो चलेगा फिर 5 घंटा तक, और मैं कराऊंगा इसको 1 घंटे के अंदर अंदर। तो वो मैं आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाऊंगा, तो वो होता नहीं है फुलफ़िल। तो कमेंट में कुछ भी अजीबोगरीब लिखते हैं जिससे थोड़ा डिमोटिवेशन आता है फिर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपके लिए हूँ ही नहीं फिर। आपको कहीं और पढ़ना पड़ेगा जाके, जहाँ पर आपके जैसा एक एक पेपर को कोई 4 घंटा 5 घंटा में करा रहा हो, है ना। फिर एक स्टूडेंट है, बोलने वाला का तो कोई कमी नहीं है, वो ऐसा भी बोल देता है कि सब एक ही जगह कर देते हैं, टेरिबल टीचर। अरे वाह वाह, टेरिबल टीचर मतलब टेरिबल को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझा एक बार, वो लिखा है मतलब बहुत ही बढ़िया टीचर है। फिर बाद में समझा कि टेरिबल मतलब तो लिखा रहा है कि भाई खौफनाक टीचर है। क्यों? क्योंकि सब एक साथ ही लिख दे रहे हैं। अरे सब इसलिए एक साथ लिख रहा है कि क्वेश्चन के बाजू में सॉल्यूशन दिख जाए और काम बन जाए, इसलिए लिख रहा है ना। और बगल बगल में रहने से फटाफट दिख जाता है, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन, नीचे में आंसर, कितना डिफिकल्टी होगा, बार बार ऊपर नीचे करो, है ना। लिखने में भी टाइम जाएगा, आपको भी रिलेट करने में टाइम जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए और फास्ट होने के लिए बगल में लिखा जाता है। जब बगल में नहीं हट सकता है तो नीचे नीचे जगह बना के लिखा जाता है। बट फिर भी ये पेपर सॉल्व करते करते ना बार बार दिमाग में घूम रहा था, टेरिबल टीचर टेरिबल टीचर। इसलिए क्या हुआ कि इस बार थोड़ा ज़्यादा स्पेस इंसर्ट कर करके लिखे भैया, कि फिर कोई बोल देगा टेरिबल टीचर। क्या ना, आज तक इस तरह से कभी सुना नहीं ना। ये दिल से काम किया, सोचा अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। मतलब आप सोचो, आप अपनी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो और फिर कोई आपको बोले टेरिबल बच्चा, टेरिबल माँ बाप का बच्चा, टेरिबल एम्प्लॉय। आप तो अपने जान में बेस्ट ही कर रहे हो, बट कोई बोल दे आके टेरिबल एम्प्लॉय, है ना, टेरिबल बॉयफ्रेंड, टेरिबल गर्लफ्रेंड, तो आपको कैसा लगेगा? तो माथा में घूमता रहेगा 7-7 दिन तक, समझ गए। अगर कोई बॉस बोल दिया ना टेरिबल, 7 दिन तक दिमाग में घूमेगा। सास आके बोल दी बहू रानी को टेरिबल बहू, नींद नहीं आएगा कई दिन तक। हम लोग तो फिर भी 1-2 दिन में भुला देते हैं। चलो खैर, आ जाइए अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Proxin Limited is contemplating an investment project RZ of 5 years with an initial outlay of 30 crores. The company expects a uniform cash inflow of 10 crore for 5 years from this project. The expected rate at which the said cash flows will be reinvested is 12%. If cost of capital is 10%, what will be the modified NPV? तो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आया, और वो भी कौन सा? मॉडिफाइड एनपीवी का। समझ गए? नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट रेट्स गिवन, पीवीआईएफ एंड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी। सो अगर आपको मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट ध्यान है तभी आप ये कर पाओगे। अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सम करना इजी है। वो क्या कहता है कि आपका सबसे पहले जो कैश फ्लोज आने वाला है उसको फ्यूचर पे लेकर आओ, और फ्यूचर पे लाके उस फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर लो। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर दिया कि ईयर 1 2 3 4 5 है, और ईयर ज़ीरो पे 30 है नेगेटिव, और ईयर 1 2 3 4 5 पे 10 10 10 आ रहा है, जिसको इकट्ठा करना है टर्मिनल वैल्यू पे। तो री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, जब टर्मिनल वैल्यू पे ले जाते हैं इसको री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसका रेट 12% है। तो 12% के हिसाब से जो फ्यूचर पे जा रहा है उसका एन्युटी फैक्टर है 6.3528। ठीक है, तो 6.3528 अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फ्यूचर वैल्यू आ गया। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो वो निकलेगा एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ 10%। तो 10% के हिसाब से 5 ईयर्स का 0.6209, तो इंटू 0.6209 किया तो प्रेजेंट वैल्यू आया 39.445, और उसके अगेंस्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30, तो मॉडिफाइड एनपीवी आया 9.445, राइट।
तो फ्यूचर में ले जाके फिर टोटल टर्मिनल वैल्यू को इकट्ठा करके प्रेजेंट में लाना है, उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड एनपीवी। कॉन्सेप्ट है कि नहीं है दिमाग में वो देखो, इसलिए क्लास में छोटा सा एग्जाम्पल भी जो कराया जा रहा है वो सब अच्छे से करना है। हमारा एक स्टूडेंट है, इसका वीडियो अभी यूट्यूब में डाला हुआ है, मनीष कुमार, ऑल इंडिया रैंक का है। इसका ना एसएफएम में 81 आया था। तो 81 आया इसी सब्जेक्ट में जून 25 में और इसी पेपर में। तो वो कैसे आया? वो आया उसका बाय वे ऑफ प्रैक्टिस। उसने क्या किया ना, जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उसको रगड़ दिया 2-3 बार, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लिया। और ऐसा नहीं कि दुनिया भर का सम्स जगह जगह जाके किया, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के गया और क्लास का सम्स को कर करके दिमाग में उतार लिया। 3-4 बार कर लिया एक एक बार, मतलब एक एक सम को। तो बैठ गया, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया, धड़ 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 81। मजाक है, समझ गए? तो अगर कोई उसके प्रोसेस में अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, 7-8 मार्क छूट भी जाता है ना, तो भी क्या हुआ, 92 अटेम्प्ट के 81 आ गया। इमेजिन करो, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है Zom Limited share is currently traded for 80 per share. It is expected that a dividend of rupees 4 per share after 1 year will grow at 8% infinitely. What is the expected return? तो expected return मतलब आपको जैसे के ही निकालने बोल रहा है, which is supposed to be D1 by P0 plus G. तो D1 क्या है, 4 है, P0 क्या 80 है, प्लस G क्या 8% है। तो आंसर आ रहा है 13%। करेक्ट। तो ये कहाँ से आया? ये इक्विटी एनालिसिस से आया। और ये एनालिसिस भी जरूरी है कि कौन सा चीज़ कहाँ से आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, ये पोर्टफोलियो से आया है। मेजर्स अवोना, अ पोर्टफोलियो मैनेजर रियलाइज्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 15%. द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज 1.2, SD is 25%. The average annual return for the market index was 11 and SD was 20. रिस्क फ्री रेट इज 4. व्हाट इज अ शार्प रेशियो? अब शार्प रेशियो पे आ गया। तो ये क्या, पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है उससे आया है शार्प रेशियो से। शार्प रेशियो का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, RP माइनस RF बाई सिग्मा। ट्रेनर रेशियो में होता है डिवाइड बाई बीटा, इसमें होता है डिवाइड बाई सिग्मा। तो RP क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजर रियलाइज रिटर्न ऑफ 15%, ये RP है। फिर RF चाहिए, RF 4% है, और डिवाइड बाई क्या करना है, SD करना है, SD is 20%, SD is 20, राइट? एम आई करेक्ट? नहीं, ये क्या दिया हुआ है, SD एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ द मार्केट दिया हुआ। अच्छा देखना किसका SD लेना है, पोर्टफोलियो का SD लेना है, ये ध्यान दो, पोर्टफोलियो का SD ऑफ रिटर्न इज 25%। दिस इज द SD ऑफ पोर्टफोलियो एंड दिस इज द SD ऑफ मार्केट, सिग्मा M है, और ये आपका एनुअल रिटर्न ऑफ मार्केट ये RM है। तो RM और सिग्मा M का अभी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? तो डिवाइडेड बाई 25 करना है, 20 मत कर देना, 20 करते ही रॉन्ग हो जाएगा। तो 11 बाई 20 से भी आंसर आ रहा है 0.55। वो है वन ऑफ द ऑप्शन डाला है, कितना इंटेलिजेंट ऑप्शन बनाया है, बट आपका लेना है 11 बाई 25, जिससे आंसर आ रहा है 0.44। दिस इज द आंसर। गॉट माई पॉइंट? मजा आ रहा है सीख के? नेक्स्ट, 4th नंबर में आ जाओ। ये क्वेश्चन आया है बॉन्ड वैल्यूएशन का। बॉन्ड ऑफ रिजो लिमिटेड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज प्रोवाइड्स 12% एनुअल रिटर्न एंड पेज 1050 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, which is 10 years from now. If the investor required return is 13%, at what price the company should issue the bond? तो बॉन्ड प्राइस के ऊपर क्वेश्चन आया है, विच इज जस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। सो कूपन पेमेंट है 12% ऑफ 1120 के हिसाब से, टैक्स रेट नहीं है, इंटू 1 माइनस टी भी होता, और रिडेम्पशन वैल्यू है 1050 और रिडीम होगा 10 साल बाद। रिटर्न रेट है 13%, तो इसके हिसाब से डिस्काउंटिंग होगी। तो कैसे किया हमने, 120 इंटू एन्युटी फैक्टर 13% फॉर 10 ईयर्स एंड देन 1050 इंटू इंटरेस्ट फैक्टर 13% फॉर 10 ईयर्स। सो इसको सॉल्व करके आ रहा है 960.46।
नेक्स्ट, Mr. Ritav, an investor buys 100 share of sugar mill at 210 per share. अच्छा, इसमें 960.46 आ रहा है, तो नियरेस्ट जो था वो ऑप्शन मार्क किया क्योंकि डेसिमल में तो थोड़ा गैप आएगा ही. And at the same time writes a September rupees 250 call at a premium of rupees 20 per share. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर ने बाय किया 100 शेयर्स ऑफ शुगर मिल एट 210 शेयर्स बाय किया, और उसके बाद राइट किया 250 का कॉल एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर. तो ये एक स्ट्रेटजी होता है कि आप इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल राइटिंग, कि स्टॉक खरीदा और ऊपर का कॉल भेजे, क्योंकि आपको पता है कि 250 अभी हाल में जाने का ही नहीं है, तो जो पैसा है वो घर पे आ जाएगा प्रीमियम का, तो 20 रुपीज़ घर पे आ जाए, ये आइडिया है. बट हुआ क्या, इफ़ द एक्सपायरेशन डेट प्राइस इज 280, उल्टा पड़ गया 250 से ज़्यादा भाग गया, तो इसमें अब पैसा आने की जगह देना पड़ जाएगा अपने को 30 रुपीज़. 250 का स्ट्राइक प्राइस है, 280 भाव हो गया, तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा अपने को पे करना पड़ेगा. बट 20 रुपीज़ प्रीमियम हम लोग रिसीव कर लिया, तो नेट में 10 रुपीज़ हम लोगों का आउटफ्लो होगा. तो कैलकुलेट करने बोला नेट गेन और लॉस, तो शेयर्स भी है ना, तो शेयर्स का 210 का 280 वो तो 70 रुपीज़ शेयर्स में आ गया, और 10 रुपीज़ आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम कॉल राइटिंग. तो 70 रुपीज़ शेयर से आ गया, और कॉल प्रीमियम रिसीव किया था 20, और लास्ट में आपका सिंस 280 भाग गया, तो आपको यहाँ पर 30 रुपीज़ देना पड़ेगा. तो ये एक रिस्क होता है कि अगर कोई स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ और वो धूम धड़ाका से भाग जाए ऊपर बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तो कॉल राइटिंग नीड्स टू बी कॉम्पेंसेटेड, तो उसमें थोड़ा लॉस हो जाता है. चलो 60 रुपीज़ आया तो ऑप्शन मार्क हो गया. नेक्स्ट, अ बाय सिग्नल प्रोवाइडेड बाय मूविंग एवरेज एनालिसिस ऑफ स्टॉक प्राइस इज व्हेन द स्टॉक प्राइस लाइन फॉल्स बिलो अ राइजिंग मूविंग एवरेज लाइन और राइजेस अबव अ फॉलिंग मूविंग एवरेज लाइन. तो बोल रहा है बाय सिग्नल कब आएगा मूविंग एवरेज एनालिसिस के हिसाब से, तो एक मूविंग एवरेज का मान लो एक लाइन है, तो बाय सिग्नल कब आता है, बाय सिग्नल तब आता है जब आपका स्टॉक प्राइस इस लाइन के ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने वाला है, ये स्टॉक प्राइस है. तो राइजेस अबव अ फॉलिंग मूविंग एवरेज लाइन, अगर मूविंग एवरेज लाइन फॉलिंग है और हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो आपका मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है, मतलब मूविंग एवरेज को चीर के ऊपर जा रहा है, मतलब तो ये तो आपका इंडिकेशन है ना कि हम लोग बुलिश ट्रेंड पे जा रहे हैं. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉल्स बिलो राइजिंग मूविंग एवरेज लाइन. अगर प्राइस फॉल कर रहा है बिलो मूविंग एवरेज तो बियरिश सिग्नल है, ये बियरिश है. बट ये बुलिश सिग्नल है, बुलिश सिग्नल मतलब बाय सिग्नल है. अच्छा, फॉल्स बिलो फ्लैटनिंग मूविंग एवरेज लाइन. फ्लैटनिंग मूविंग एवरेज लाइन मतलब मूविंग एवरेज लाइन जो है ना वो फ्लैट ही चल रहा है, और उसके आपका फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है प्राइस, मतलब तो बियरिश है. फिर बोल रहा है प्राइस फॉल तो बियरिश है, तो फॉल मतलब तो बियरिश ही होगा ना, राइज मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर जाना तब बुलिश होगा. तो इसका आंसर बी है, बट इंस्टीट्यूट ने ए और बी दोनों मार्क किया हुआ है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको बी मार्क करना है. तो मतलब कोई ए भी मार्क करके आया तो उसको मार्क्स दे देंगे. दिए है कि नहीं दिए मेरे को नहीं पता, ऐसा इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर बता रहा है कि उसने 2 ऑप्शन दिए हुए. इन कॉन्ट्रास्ट टू CAPM आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, अगर आपने ये दोनों पढ़ा हुआ है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाएगा. इसमें मल्टी फैक्टर मॉडल होता है, रिक्वायर्स दैट मार्केट बी इन इक्विलिब्रियम, uses risk premium based on micro variables, specifies the number and identifies specific factors that determine expected return. ये सब तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का ऑब्वियस पॉइंट्स बता रहा है. डज नॉट रिक्वायर द रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशन कंसर्निंग द मार्केट पोर्टफोलियो. तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली. इन कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस बिटवीन, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, CAPM एंड दिस. तो क्या है कि आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी को ज़्यादा मान्यता इसलिए दी गई थी क्योंकि उसमें ये सब पॉइंट्स तो थे ही. अपार्ट फ्रॉम दिस
उसके अजम्पशंस जो CAPM में रहते थे वो सब यहाँ पे अज्यूम नहीं किए गए, रियलिस्टिक अजम्पशंस बनाए गए। तो इसलिए लिखा हुआ डज नॉट रिक्वायर रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशन कंसर्निंग द मार्केट पोर्टफोलियो। तो ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का एज कंपेयर टू CAPM एक बेनिफिट था। तो बेसिकली इसमें क्या चूज करना है, बेनिफिट ऑफ आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी इन रिलेशन टू CAPM। ठीक है, नेक्स्ट तो ये भी कहाँ से आया, पोर्टफोलियो से आया, बट आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो SOX is 17% and variance of return and investors utility are 300% square and 12% respectively। तो ये इन्वेस्टर यूटिलिटी और ये इन्वेस्टर टॉलरेंस, ये फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है। तो ये भी पोर्टफोलियो से आया, जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी। अगर आप ये याद नहीं रख पाएंगे तो सब नहीं होगा। फिर रिस्क पेनल्टी याद नहीं रहता, तो रिस्क पेनल्टी होता है वेरिएंस बाय टॉलरेंस लेवल, वेरिएंस बाय रिस्क टॉलरेंस लेवल, उसको बोलते हैं रिस्क पेनल्टी। तो पहले यूटिलिटी मालूम है मेरे को यहाँ पर 12% और एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम है 17, तो इससे रिस्क पेनल्टी निकल गया 5। रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस बाय टॉलरेंस। तो वेरिएंस मालूम था 300% स्क्वायर, टॉलरेंस निकाल दिया, तो टॉलरेंस का आंसर आ रहा है 60। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेक्स से आया है। तो इस बार आप देख पा रहे अभी तक का ऑब्जेक्टिव में जो दबाव था वो पोर्टफोलियो बना रखे रखा है। फॉरेक्स है, स्पॉट एक्सचेंज रेट इज दिस एंड 6 month फॉरवर्ड रेट इज दिस। इफ नॉर्मल रेट ऑफ इंडिया 6 months T-bill is 6%, what would be the normal rate of US 6 months T-bills? तो IRPT में डालना है और रेट निकालना है। रेट किसका दिया हुआ है, ये देखो, ये रुपी का रेट है। रुपी का रेट है मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें नीचे में रुपी का रेट होगा। तो फॉर्मूला में देखो R रुपी नीचे डाला है, R डॉलर ऊपर डाला है, और यहाँ 6 months बोला है टेबल इस 6% पर एनम। खाली 6% लिखा होता तो हम ये सोच सकते हैं कि 6 months का ही 6% है, बट यहाँ पर एनम लिखा है। तो ये तो नॉर्मली हम लोग कुछ नहीं लिखता है तो ऑब्वियसली पर एनम ही मान के चलता है, बट फिर भी पर एनम लिख दिया तो बचा लिया, मतलब कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर ये 6% लिखा रहता तो 6 months का 6% भी अज्यूम किया जा सकता था। तो उससे एक बार अपने ना क्रॉस चेक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन से आंसर मैच हो रहा है। MCQ में तो बचाव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो बचाव भी नहीं होगा, एक रिस्क रहेगा वहाँ पर। पर एनम लिखने से यहाँ पर तो सेफ हो गए हम लोग कि ये 3% कर लेंगे, और फॉर्मूला में हम लोग बैठा दिए F/S इज इक्वल टू R ऑफ डॉलर बाई R ऑफ रुपी। तो F इज़ 0.1190, S is 0.1182 is equal to 1 plus x into 6/12 by 1 plus 0.06 into 6/12। तो इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 7.4। अब यहाँ पे अगर कोई इंटू 6/12 नहीं डालेगा तो सम फिर रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैसेंजर दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड इंश्योर्स is a messenger that process request and ensures seamless functioning of enterprise system। तो process request कौन सा कंपोनेंट करता है, इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, डेटा सेंटर नेटवर्क, API। तो बेसिकली जो इंटरप्राइज सिस्टम्स को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है प्रॉपरली, सिस्टम्स मतलब हो गया एंटरप्राइज सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर्स को फंक्शनिंग करने में जो हेल्प करता है, दो सॉफ्टवेयर को इंटरैक्ट करने के लिए API लगता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या करता है, API रिक्वेस्ट करता है, आप कुछ भी यहाँ पे डालेंगे तो सिस्टम से ला के डिटेल्स आपको दिखा देगा। मतलब API बेसिकली एक तरह का मैसेंजर का काम करता है, जो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रीड करके कहीं से फेच करके ला के दे देता है। तो टेक्नोलॉजी का बात है, इसको डिजिटल फाइनेंस से कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर को कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ उसको छाप के दिखाओ। अब एक सिस्टम होता है कि यहीं पे प्रोसेसर है और यहीं से रिजल्ट ला के देना है, और दूसरा सिस्टम होता है कि ये रिक्वेस्ट यहाँ पे लेगा
क्या मांग रहे हो उसको इंटरप्रेट करेगा, बट इंफॉर्मेशन ला के देगा कोई और सिस्टम से जाकर। तो जब कहीं और से ला के दे रहा है, फेच करके ला रहा है, तो उसके लिए जो कुरियर का काम कर रहा है वो सर्विस का नाम है एपीआई। नेक्स्ट 11 देखो फिर से, पोर्टफोलियो जिसका दबाव बना हुआ है परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला, वापस से आ गया। शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो ऑफ आर आई टी एन ग्रोथ फंड आर 0.35 एंड 0.6 एंड 6.5। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है बिटवीन रिटर्न्स ऑफ द फंड एंड मार्केट इंडेक्स इज 0.6, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि आपको सिग्मा एम, अच्छा पूछ रहा है सिग्मा एम दिया हुआ नहीं है, पूछ रहा है। तो पोर्टफोलियो नहीं हुआ है, फंड के हिसाब से हो गया, तो ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मेजर आ गया, बट कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजर वाला ही लग रहा है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, शार्प रेशियो टेनर रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखा। ठीक है, शार्प रेशियो में डिवाइड बाय सिग्मा होता है और इसमें डिवाइड बाय बीटा होता है। अब अपने को और क्या मालूम है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम है बिटवीन फंड एंड मार्केट। तो आर एस एम, आर ऑफ सिक्योरिटी या फंड एंड मार्केट इज 0.6, और क्वेश्चन में पूछ रहा है सिग्मा एम निकालो। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इन दोनों में आर पी आर एफ कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आर पी आर एफ कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेशनशिप किस में बच गया, फिर सिग्मा और बीटा में रिलेशनशिप आ गया। तो मैंने क्या किया, आर पी माइनस आर एफ बाई बीटा डिवाइडिंग 2/1 कर दिया। देखो आर पी माइनस आर एफ बाई बीटा होल डिवाइडेड बाई आर पी माइनस आर एफ बाई सिग्मा, तो 6.5 बाई 0.35 किया। तो इसको डिवाइड करने से सिग्मा बाई बीटा का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, सिग्मा और बीटा का। तो यार 18.5714। तो इससे बीटा का जो वैल्यू है वो आपका निकल के आएगा एज अ फॉर्मूला आर एस एम इंटू सिग्मा एस बाई सिग्मा एम। ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बीटा का। तो हम लोग को जो मिला है बीटा का वैल्यू, अगर आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा का वैल्यू आया है सिग्मा बाई 18.57, और वो बीटा का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में बैठा देते हो, ये सेपरेट इक्वेशन है, इसमें बैठा देते हो और आर का वैल्यू बैठा देते हो, तो सॉल्व करके सिग्मा एम आ जाएगा। अच्छा, ये जो सिग्मा है ये सिग्मा एस है, और यहाँ पे जो सिग्मा है, दोनों सिग्मा यूज हो रहा है, सिग्मा एस और सिग्मा एम। तो हमने क्या किया, देखो बीटा इज इक्वल टू आर एस एम इंटू सिग्मा एस बाई सिग्मा एम डाला, फिर निकालना सिग्मा एम है, तो सिग्मा एम इज इक्वल टू क्वेश्चन बनाया आर एस एम इंटू सिग्मा एस बाई बीटा, और सिग्मा एस बाई बीटा ही हम लोगों को ऊपर में पता था 18.571, इसको इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 11.14। डन, सो इजी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is or are true concerning all the three forms of the efficient market hypothesis? Efficient market hypothesis भी हर बार एक थ्योरी आता है, इसको ठीक से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में कर नहीं पाओगे। तो बोल रहा है कौन सा ट्रू है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिटर्न विल प्रिवेल, सिक्योरिटीज ऑफ फर्म सेल एट देयर फेयर वैल्यू, इन्वेस्टर्स कैन नॉट अर्न अ पॉजिटिव रिटर्न। तो पहला दो ट्रू है, ये वाला ट्रू नहीं है, इन्वेस्टर्स कैन अर्न पॉजिटिव रिटर्न अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ द मार्केट। फिर 13 नंबर जो है, मैंने आपको बोला था कि इधर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछा है और उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली हम लोग यहाँ पे RSI निकाल रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक सम जो है आपके इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, बट इसका जो छोटा सा कैलकुलेशन वाला सम है वो इग्नोर कर देते हैं। तो इस पर ध्यान देना है कि RSI इज इक्वल टू क्या है, 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस, ये फॉर्मूला देखो, 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस ये 5.58 और 6.25 क्या है, इसको बोलते हैं एवरेज गेन बाई एवरेज लॉस। फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस एवरेज गेन बाई एवरेज लॉस। तो अब एवरेज गेन और एवरेज लॉस का वर्किंग करना पड़ता है। वो कैसे होता है, वो प्राइस चेंज से होता है। जैसे यहाँ से दिया हुआ है तो अपने डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ से यहाँ में क्या हुआ, गेन हुआ तो गेन में लेगा, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ, कम हो गया तो लॉस हुआ तो लॉस इधर लेगा, फिर गेन हुआ तो इधर लेगा,
फिर गेन हुआ तो इधर लिखा। तो अब ये कितना दिन का डेटा है, ऐसे दिख रहा है 5 दिन का, बट एक्चुअली जो चेंज है वो 1 2 3 4 4 दिन का है। तो इसको डिवाइड बाई 4 करना है, तब जाके एवरेज आएगा। इसमें एक मिस्टेक हो जाता है कि हम डिवाइड बाई डे 5 देख कर डिवाइड बाई 5 भी कर लेते हैं। तो डिवाइड बाई 4 करना है, उससे एवरेज आया आपका, और वो एवरेज को यहाँ बैठाया तो आंसर सॉल्व करके 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने चारों ऑप्शन मार्क कर दिया कि कोई भी बच्चा कोई भी ऑप्शन भरा होगा तो मार्क्स दे देंगे। ग्रेस मार्किंग हो गया, ये तो होना भी चाहिए। नेक्स्ट तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, ये आपका अगेन इक्विटी एनालिसिस का टेक्निकल एनालिसिस से आ गया। टेक्निकल एनालिसिस से क्या हो रहा है, एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन बना रहा है, कभी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, कभी रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो ऐसा इंडिकेटर पे वर्किंग करने वाला सम्स आ रहा है। तो वो ये फॉर्मूला याद करने का हैबिट नहीं पड़ रहा है हमारा, तो इसको अपने नोट्स में अपडेट करिएगा। फिर एक ग्रीक ऑप्शन, ग्रीक्स का बात आ रहा है तो ऑप्शन से आ गया। तो ऑप्शन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में बोल रहा है कौन सा ऐसा ग्रीक है दैट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो वोलेटिलिटी मतलब वी फॉर वेगा, तो आंसर इज वेगा। नेक्स्ट बोल रहा है पोर्टफोलियो होल्डिंग 90% ऑफ इट्स एसेट्स इन CNX निफ्टी स्टॉक्स in proportion to their market capitalization and 10% treasury bill is more sensitive to, जिसमें ज़्यादा निफ्टी में है और 10% ट्रेजरी बिल में है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा रिस्क ज़्यादा है, इंडेक्स रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है सिस्टमैटिक रिस्क। एक्चुअली इंडेक्स रिस्क बोल के कोई रिस्क हम लोग पढ़े ही नहीं है, आपको इंडेक्स देख कर लगेगा इंडेक्स रिस्क सही है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी पोर्टफोलियो से आ गया। तो एक तरह से आप देखें तो इस बार ज़्यादा प्रभाव पोर्टफोलियो का रहा। क्या हर बार ऐसा रहता है, वो आपको डायग्नोज करना है। आप अगर ऐसे प्रीवियस टर्म्स का पेपर को भी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा किसका दबाव ज़्यादा है एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर तो आप खुद से देखेंगे ही नहीं, है ना, और खुद से नहीं देखेंगे तो दिमाग में बैठेगा ही नहीं। बट आई होप आपको ये करके फ़ायदा हुआ, मज़ा आया। करेक्ट। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2A हमेशा कैपिटल बजटिंग से आता है। ओके, तो ये सिमिलर क्वेश्चन इस तरह का आपका किया हुआ है, एनपीवी निकालने का क्वेश्चन है, और उतना भी कोई हार्ड नहीं। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप इसको समझ के करिए। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि एक बार ऊपर से पढ़ा, had purchased a machine 4 years ago, having life of 8 years and salvage value is 0, depreciation is SLM, and then जाके लास्ट में पढ़ा क्या बोल रहा है, assess initial net cash flow, additional depreciation and net present value of cash flows and advise whether they should replace the existing machine with a new machine. So इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि वो रिप्लेसमेंट का एनपीवी का क्वेश्चन है, इंक्रीमेंटल एनपीवी निकालना है। तो अपने आप उस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये अपने को करना आता है तो अब बस करना ही है ना। पूरा पढ़ के डिसाइड नहीं करते हैं, वो मोटा मोटा पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं। तो अब पढ़ते पढ़ते वर्किंग नोट्स बनाते चलेंगे। तो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है कि मशीन था जो 4 साल पहले ख़रीदा गया था, उसका लाइफ है 8 साल, इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ इज़ 4 years। सो एग्जिस्टिंग मशीन का लाइफ इज़ 4 years, सो यू कैन राइट दैट इन अ नोट। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन एसएलएम में ओवर यूजफुल लाइफ पे चार्ज किया गया है, 480 वाज द कॉस्ट प्राइस, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 60,000 विल बिकम द डेप्रिसिएशन पर ईयर। ठीक है, सो दिस इज आवर से फर्स्ट वर्किंग नोट, नोट नंबर 1। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस द मशीन विद अ न्यू मशीन आफ्टर मार्केट एनालिसिस, द परचेज मैनेजर हैज प्रोवाइडेड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू मशीन एज बिलो। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज 12 lakh। The vendor of this machine has agreed to take old machine for 240. Cost of dismantling and removal of old machine is 40. तो नेट हाथ में आएगा 2 lakhs, और 12 lakh अगर कॉस्ट है तो 10 lakh आउटफ्लो होने वाला है। तो इससे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चल गया, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट इज कमिंग 10 lakh। फॉर द न्यू मशीन 80% ऑफ नेट परचेज प्राइस विच इज इक्वल टू 10 lakh will be paid on the date of purchase and remaining will be paid at the end of the 1 year। तो अगर आप देखोगे नोट 2 में इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने लिख रहे हैं, तो वो है नेट में 10 लाख, बट पेमेंट कैसे होगा, ईयर 0 में 8 lakhs और ईयर 1 में 2 lakhs। फिर बोल रहा है आपको डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट 20% पर एनम अंडर WDV। न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से है।
और पुराने का डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से। तो अपने को नोट 3 में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, है ना। और मैं साइड में कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ईयर 1 2 3 4 है। ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन ऊपर नोट में निकाला था 60,000। न्यू मशीन का नोट क्या होगा, 12 लाख इंटू 20% 240, फिर 20% घटाते जाएंगे WDV में, तो 192 150 600 122 880। और फिर दोनों का डिफरेंस आया इंक्रीमेंटल, दोनों का डिफरेंस आया इंक्रीमेंटल। सो दिस इज योर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, दिस इज योर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है। अभी क्या है, मैंने एक चीज़ दो ध्यान देना, जो डेप्रिसिएशन है वो निकाला किस पे, 12 लाख पे, बिकॉज वो आइडियली जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगता है। बट कभी कभी स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं कि सिंस ये 240 और 40 का नेट फिगर 2 लाख रियलाइज हुआ तो ब्लॉक वैल्यू कम हो गया, तो नेट ब्लॉक जो है वो 10 लाख का है, तो 10 लाख पे करना है। तो 10 लाख से करोगे तो अलग आंसर आएगा। तो इंस्टीट्यूट ने इस सम का दोनों आंसर एक्सेप्ट किया है कि कोई 10 लाख से किया है तो भी उसको मार्क्स दिया है, और 12 लाख से किया तो भी मार्क्स दिया है। तो मैंने यहाँ पे 12 लाख से किया हुआ है, ठीक है, मैंने 10 लाख से नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया कि और ऑन 10 लाख करोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल दिया। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो सर एग्जाम में भी क्या इतना तक पढ़ के फिर वर्किंग कर सकते हैं? देखो एग्जाम के लिए एक सजेस्टेड क्या रहता है कि आप पूरा पढ़ के फिर ही स्टार्ट करो, कुछ भी ट्विस्ट होगा ना तो फिर काटा कुटी होगा, फिर गंदा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अभी क्या हम लोग को तो पता है ना, पढ़ते पढ़ते आदत है तो करेक्शन भी कर सकते हैं, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में प्रेफर्ड होता है एक बार पूरा हल पढ़ के फिर वापस से पढ़ के दोबारा पढ़ते हुए करते करते आगे बढ़ो। फिर नया मशीन का लाइफ 4 ईयर्स है, तो 4 और 8 ईयर्स अनइक्वल लाइफ वाला नहीं है, 8 में तो 4 बीत चुका ना, तो 4 और 4 लाइफ मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल NPV निकाल सकते हैं। सैलवेज वैल्यू 1 लाख एट द एंड ऑफ ईयर 4 है। इंक्रीमेंटल एनुअल रेवेन्यू आएगा 1225, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है 50%, उस इनडायरेक्ट कॉस्ट है 118750, तो दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट इंक्रीमेंटल CFAT। फिर क्या बोल रहा है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 2,50,000 इज रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दिस इज ईयर 0, एंड 3 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मतलब ईयर 2 एंड, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मतलब ईयर 3 में इफेक्ट मत ले लेना, ईयर 2 एंड में लेना है। एंड वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द 4 ईयर विल बी नील। ये लाइन बड़ा धोखेबाज लाइन है, इसको मैं बुलाता हूँ चुड़ैल लाइन। चुड़ैल लाइन ऐसी लाइन होती है जो मतलब पढ़ने से दिमाग घूम जाता है, तो इसको बच के डील करना है। ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने से कि ईयर 4 में जाकर वर्किंग कैपिटल सब जीरो हो जाएगा, बट नियम क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो लास्ट में आके रिकवर होता है, तो रिकवरी होगा। ये बोलने का मतलब इसका ये है कि ईयर 4 में और वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा। तो बोलने का जरूरत क्या था, ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं था, तो फालतू का बोला मतलब चुड़ैल है ना। टैक्स रेट इज 30%, इग्नोर टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ये बोल के अच्छा किया। अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है कि सेल करने के बाद एसेट का कैपिटल गेन का इफेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, तो इग्नोर करने बोल दिया तो इग्नोर ही करना है। अगर नहीं कुछ बोला होता तो इफेक्ट जरूर लेते। तो कंपनी बोल रहा है कि इफ इट विल नॉट मेक एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड्स लेस देन 12%, इसका मतलब 12% इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में आंसर कैसे करना है, जैसे पूछा उस ऑर्डर में। बोल रहा है इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो, तो पार्ट 1 में मान लो आपने वर्किंग नोट में ये सब कर लिया, तो पार्ट 1 का आंसर प्रॉपरली लिखोगे कि पार्ट 1 में इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो, और पार्ट 2 में बोल रहा एडिशनल डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वर्किंग भले ही आप मान लो नोट 2 में कर दिया, आंसर यहाँ लिख दो, समझ गए। उसी तरह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो वर्किंग में कर दिया वो आंसर यहाँ पे लिख दो। इस तरह से चल रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो उसका भले ही वर्किंग नोट में कर लो, बट कंक्लूड करते समय पार्ट 1 2 3 प्रॉपरली दिखाना, नहीं तो एग्जामिनर चेक करे नहीं करे छोड़ दे, मालूम नहीं पड़ेगा। ओके। तो ऐसा भूल नहीं हो जाए हम लोगों के साथ कि हम सब कुछ करके आए और फिर भी हमारा एग्जामिनर भाई चेक करना भूल गया, ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। ओके। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंटल नेट कैश आउटफ्लो में ऊपर में हमने क्या निकाला था, आपको याद होगा 10 लाख का 2 पार्ट कर दिया था,
और इसके साथ अपने को और लेना पड़ेगा वो वर्किंग कैपिटल का 2.5, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का वो आ गया था ना सरप्राइज एलिमेंट, तो 8 + 2.5 नेट आउटफ्लो होगा इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10.5 लाख जो मैंने एनपीवी में यूज़ किया। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा 10.5 लाख। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का वो तो टेबल से ही निकलेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो वापस से प्रेजेंट करना है, हाँ करना चाहिए। और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो अगर वर्किंग में कर लिया तो बस आप लास्ट वाला नंबर 3 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऐसे लिखकर वापस से कॉपी कर दें। ये प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप नहीं करेंगे ना तो चेक करने वाला कोई स्किप कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज के लिए मैंने यहाँ पे पूरा वर्किंग कर दिया है। आप एक बार नोट 4 को देखें तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50%, तो कंट्रीब्यूशन आ गया जो सब में सेम है। फिर लेस किया फिक्स कॉस्ट, वो है 118750, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल के था वो। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो कि नोट नंबर 3 से आया, तो पीबीटी आ गया, पीबीटी में से टैक्स माइनस किया, फिर ऐड बैक कर दिया डेप्रिसिएशन, ये देखो। फिर क्या किया और ऐड किया, सैल्वेज वैल्यू लास्ट में आया, उस पर टैक्स इफेक्ट नहीं लिया। फिर वर्किंग कैपिटल जो एडिशनल लग रहा है ईयर 3 बिगिनिंग यानी ईयर 2 एंड में, वो माइनस किया। फिर वर्किंग कैपिटल रिकवरी, वर्किंग कैपिटल रिकवरी ये आपका भूलना नहीं था, जो कि ईयर 0 में 2.5 था, फिर 3 लाख था, तो टोटल 5.5 आ गया। फिर इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख और माइनस किया गया, ठीक है। यानी कि 8 लाख जो ईयर 0 में दिया था, ईयर 1 में मैंने 2 लाख और दे दिया, तो वो ईयर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो इंक्रीमेंटल सी फैट आ गया, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% के हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ वही लेना है, इसको छेड़ेंगे तो फिर आंसर मिसमैच हो जाएगा और नंबर कटेगा। तो ये वैल्यू हमने डाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट आ गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया। और फिर एडवाइज करना है तो इसके लिए हम लोग एनपीवी निकालने गए, तो एनपीवी कैसे निकला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट का टोटल लिया लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10.5 लाख, तो एनपीवी आ गया पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रपोजल एक्सेप्टेड यानी रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट 2 का प्रेजेंटेशन हो गया। थोड़ा समझ में आया प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एग्जाम में नोट्स बना के किया, ठीक है। फिर जैसे पार्ट 1 का यहाँ पर जो जो पूछा आइटम वाइज हेडिंग देके फिर लिख देना, और पार्ट 2 का अगर आपका वर्किंग यहीं पे हो गया, वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ा, तो बस करके कंक्लूड कर देना ठीक से। तो ठीक से प्रेजेंटेशन हो गया, सब आ गया। अब इसको करने का और भी कोई तरीका हो सकता है, इस इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आंसर ही आ रहा है, तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा कि एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन को कॉपी करना। पॉइंट इज आंसर आना चाहिए, और पॉइंट इज कि क्लियर से समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरीके से किया हुआ है। नेक्स्ट 2B देखो, 2B क्या है, लीजिंग का क्वेश्चन है और एकदम बेसिक लीज रेंट का क्वेश्चन है। तो लीज रेंट निकालने का जो फंडा होता है कि आप नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग को कंपेयर करेंगे नेट कॉस्ट ऑफ लीजिंग के साथ, है ना, तो आपका लीज रेंट निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, Dextron Limited, a leasing company, has agreed to lease an equipment to its customer for 4 years, which is also the life of the equipment. The equipment costs 300 lakhs and has no salvage value. So this is initial investment of the buying and can be depreciated in 4 years on SLM basis. तो buy करते हैं तो depreciation benefit मिलता है, जिसको depreciation tax shield बोलते हैं। The customer has requested that lease rentals be paid at the end of the first, second, third and fourth year in the ratio 2:1 so that it can match its own cash availability. समझ में आ रहा है? So 300 lakhs अगर हम लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन 4 years है, तो ये दोनों नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग में जाएगा। और लीज रेंट के लिए बोल रहा है कि ये रेशियो में आप चार्ज करिएगा या वो चार्ज करता। द एवरेज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%, तो इस रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे, बट टू कवर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन दे प्रेफर टू हाइक दिस रेट बाय 2%, तो इसका मतलब 12% से डिस्काउंटिंग होगा, 10 से नहीं होगा। हड़बड़ा के पढ़ोगे तो ये मिस हो जाएगा। और बदमाशी देखो, क्वेश्चन में 10 12 दोनों दे दिया है, तो इसे सिली मिस्टेक कर देते बच्चे हड़बड़ में।
और टैक्स रेट इज 35%। तो बेसिक कुछ डिटेल भी नहीं दिया हुआ है, आप आराम से इसको सजा के कर सकते हो। सबसे पहले निकालोगे नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग विच इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। तो नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग है 300 lakhs, डेप्रिसिएशन पर एनम है 75 lakhs, और उसका अगर मैं डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड पर एनम निकालूँ तो वो कैसे आएगा, डी इंटू टी विच इज 75 इंटू टैक्स रेट 26.25, और इसका प्रेजेंट वैल्यू लूँगा तो वो कैसे आएगा। प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए मेरे को यहाँ से यहाँ तक का 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा, जो जोड़ के आ रहा है 3.038। तो 3.038 से मल्टीप्लाई किया 26.25 को, तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, 300 से उसको माइनस कर दिया, तो नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग आ रहा है 220.2525। कैन यू सी। और नेट कॉस्ट ऑफ लीजिंग इज इक्वल टू जो लीज रेंट आफ्टर टैक्स है वो, तो लीज रेंट में आफ्टर टैक्स लेना हम भूल जाते हैं बहुत बार, तो इसमें 2:1 का रेशियो, तो 2x इंटू आफ्टर टैक्स करना है तो 1 माइनस 0.35 से मल्टीप्लाई करके जो आया वो। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 12% के हिसाब से ही लेना है, तो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू लाया और दोनों प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई, और उस x की वैल्यू से लीज रेंट ईयर 1 2 3 4 का आ गया 2x xx का रिलेशनशिप से। एक चीज़ और ध्यान देना कि मैंने हर जगह 4 डेसिमल को यूज़ किया है, ये मैं अभी थोड़ा प्रिसाइजली सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 4 डेसिमल तक लेके चला करो, अगर कुछ नहीं दिख रहा है आगे पीछे। तो यहाँ पे 3 क्यों यूज़ किया, बिकॉज 3 दिया हुआ था, तो यहाँ 4 दिया हो तो 4 लेते, कुछ नहीं बोला तो 4 डेसिमल तक लेके चलो। ये चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि क्या है ना, चेक करने वाले अजीबो गरीब होते हैं कई बार, वो लोग उतना दिमाग ही नहीं लगाते कि आपने सही किया है, बस वो डेसिमल का इशू है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3A, ये किसके ऊपर आ रहा है, रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग, और इसका बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं टाइटन और ओरियन, और दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 9% और 9% का एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एनालाइज एंड असेस एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट, एसडी ऑफ कैश फ्लोज ऑफ ईच प्रोजेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच प्रोजेक्ट, और रेकमेंड करो। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन वाला सम आया है, इंटर में सब सीखा हुआ है। अब एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट निकालना है तो कैसे आएगा, पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लिया विच इज़ 277, और इसका प्रेजेंट वैल्यू लेना है तो इसके लिए एन्युटी फैक्टर दिया हुआ इंटू 2.513 माइनस 5 लाख इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सॉल्व करके आ रहा है एनपीवी 196,101, और इस तरह से सेकंड वाले में आ रहा है 64,169। बहुत इजी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। सेकेंडली स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए तो पूरा टेबल सजा के करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइटन है और ओरियन है। तो टाइटन में हम लोगों का कैश फ्लोज दिया हुआ है 160, 2 लाख, 280, 420, और यहाँ पे 31, 180, 3 लाख, 360, ठीक है, 160, 2 लाख, 280, 420, 31, 180, 3 लाख और 360, और इसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों का दिया हुआ है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए क्या करना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लेना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ओके, और आपको क्या करना है, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करना है। तो ये करके टोटल जो आया ये वेरिएंस कहलाएगा, और उसका रूट कर देंगे तो एस डी आ गया। उसी तरह से सेकंड वाले में भी आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखना, हम लोग है ना 1.6 लेके करें ना तो कई बार आंसर अलग आ जाएगा, पूरा 160 लेके करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो प्रेफर्ड क्या है इस तरह के समझ में, पूरा 160 लेके करना। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो नज़र में नहीं आता है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो या इस तरह का वीडियोस नहीं देखते हो। तो आपका आंसर आ गया एस डी का। फिर क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज एस डी बाई मीन। तो एस डी बाई मीन इज 277 एंड 224, 500, उससे आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, ये देखिए। और फिर रेकमेंड करना है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर है वो बेटर है। तो लोअर किसका है, इसका है, तो फर्स्ट वाला यानी टाइटन प्रोजेक्ट इज बेटर। हो गया, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 3B में देखो, इक्विटी एनालिसिस का मैंने क्या बोला, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, मतलब एक बार देखने लायक है। इसमें क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर है, उसने परचेज किया शेयर्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड हुज करंट मार्केट प्राइस इज 172.45, प्राइस दिया हुआ है।
द कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹6 फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। तो अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं तो नहीं पता चल रहा है, D1 है कि ये D0 ही नहीं पता चल रहा है, बट जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा थोड़ा कि क्या है वो। कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹6 फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। डेल्टा इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स का ग्रोथ रेट अगर 20% दिया हो तो इसका मतलब ये D0 मान लिया। फिर देयरफॉर द ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, thereafter the growth over next 3 years will decline linearly by 1% per annum। तो 20 के बाद 19, 18, 17 3 साल तक डिक्लाइन करेगा। thereafter it will stabilize at a certain growth rate per annum infinitely। अब ठीक से नहीं पढ़ो ना क्वेश्चन तो ऐसा लगता है 17% पे स्टेबलाइज हो जाएगा, बट वो 17% नहीं बोला है, यहाँ पे बोला सर्टेन ग्रोथ रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 20%। 2 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे लेके करो डिविडेंड वैल्यू में, और बाकी 4 डेसिमल्स तक लेके करो। असेस करने बोल रहा है, वही ग्रोथ रेट बताओ जो आएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आंसर 17% लिखाते लोग, समझ में आया? तो 17 पे स्टेबलाइज हो रहा है ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो कौन सा ग्रोथ रेट निकालने बोल रहा है वो निकालना पड़ेगा आपको बाय अज्यूमिंग दिस इज द प्राइस एंड देन सॉल्व इन द नॉर्मल 3 फेज वे। तो हमने इसको सॉल्व किया कैसे, आप यहाँ पे चेक करो। ईयर 1, 2, 3, 4 का देखो डिविडेंड वैल्यू लिखा 2 डेसिमल लेकर 20% से बढ़ाते हुए, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स का 1-1% घटाते गए 19, 18, 17 और कंसेक्यूटिवली डिविडेंड निकाला। फिर सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया 41.5। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग रेट जो दिया हुआ था वही यूज़ किया। अब इसके बाद ये फेज़ 1 हो गया, ये फेज़ 2 हो गया, है ना? आपको याद आ रहा होगा अलग अलग फेज़ में हम लोग वर्किंग करते थे। ये फेज़ 2 हो गया। अब फाइनल फेज़ होता है जो हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो P8 से वो इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? P8 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 7 तक आ चुका है तो P8 चाहिए, तो P8 से इन्फिनिटी तक जाएगा तो अपने को क्या चाहिए? D7 से D8 चाहिए। 8 से इन्फिनिटी मतलब P8 नहीं चाहिए, D8 चाहिए। तो D8 कैसे आएगा? जो D7 इंटू 1 प्लस जी करेंगे, ठीक है, तो ऐसे D8 आ जाएगा। अब D8 अगर मालूम है तो 8 से इन्फिनिटी के लिए मैं क्या करूँगा? D8 बाई के ई माइनस जी करूँगा, तो इससे हम कहाँ पे पहुँचेंगे? P7 पे पहुँचेंगे। तो D8 तो निकाल लिया 20.44 इंटू 1 प्लस जी, वो जी क्या वही तो निकालने आ रहा है बाई के ई माइनस जी। के ई 20% है मालूम है, तो दैट विल गिव मी P7, ठीक है। और इस P7 को फिर हम लोग P0 पे लाते हैं by multiplying it with discounting factor of year 7 which is 0.2791। तो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले P7 निकाला, फिर इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर डाल दिया 0.2791। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो P0 आ ही जाएगा, और ये P0 जो होगा वो आइडियली दिस P0 प्लस P0 मिलाकर ये वाला 41.5 और ये पूरा इक्वेशन का जो आया नीचे वाला, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, अगर आप ठीक से समझें, अपने सब शेड को हटा देता हूँ, इन दोनों को मिला दें, अगर दोनों मिलाकर वैल्यू 172.45 दिया हुआ है। समझ में नहीं आता ना, ट्रेडेड प्राइस है कि ये प्राइस जो है वो आपका इंट्रिंसिक प्राइस है, तो लिखा करेंट मार्केट प्राइस, तो समझ नहीं आता इस सब में करना क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। तो ये 172.45 इज इक्वल टू 41.5 प्लस ये वाला वैल्यू इक्वेट करके जी निकाला तो आंसर आया 15%। समझ में आया? तो कोई सोच नहीं सकता था कि इसका आंसर 15% इस तरह से आएगा। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर सेकंड सवाल इसमें क्या पूछा है, बोलो कि इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें अगर आपका टारगेट ग्रोथ रेट 15% है। तो भाई हम लोग निकाले क्या 15, और उसी के हिसाब से ये प्राइस है, ठीक है, और उसका टारगेट भी 15 है। तो टारगेट अचीव हो ही रहा है अगर, तो क्या बोलोगे? परचेज कर लो। अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता तो हम बोलते हैं परचेज मत करो, है ना। जो आपका ग्रोथ रेट कंप्यूट हुआ
दैट इज इक्वल टू टारगेट रेट। अगर ज़्यादा होता तो भी करते, ग्रोथ रेट कम मिल रहा होता तो नहीं करते। तो ये कॉमन सेंस ही हो गया, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, इसके लिए कोई वर्किंग नहीं करना है, राइट? मजा आया करके? तो देखो, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ डूइंग थ्योरी ऑल्सो। तो समटाइम्स यू मे गेट स्टक इन द नोन क्वेश्चंस। आपको एक बार देख के लगेगा ये तो हो जाएगा, हाँ कोई लीनियरली फॉल हो रहा है, मोटा मोटा आपको समझ में आया, बट करने गए तो समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या करें। तो इन एग्जाम इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस विथ यू, इमीडिएटली गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, इमीडिएटली ये सिचुएशन से निकल जाओ। दैट इज हाउ इट इज। मतलब दूसरा सम करने लग जाओ, उसका समझ जाओ कि गया 7 मार्क्स, वरना इसके चक्कर में और 7 डूब जाएगा। नेक्स्ट 4A देखो, 4A क्या है? ये बॉन्ड वैल्यूएशन आ रहा है, इसमें हर बार कन्वर्टिबल बॉन्ड आ रहा था, इस बार जीरो कूपन बॉन्ड डाल दिया। तो इसमें क्या बोल रहा है? एस्टेरा यूटिलिटीज, द लीडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हैज इशूड अ 25 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड का फीचर क्या होता है? डिस्काउंट रेट एट पार। तो ये बोल रहा है हम 25 ईयर का जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए हैं टू रेज कैपिटल फॉर लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। द बॉन्ड डज नॉट ऑफर एनी इंटरिम इंटरेस्ट पेमेंट्स and will be redeemed at face value option as face value upon maturity। तो बोल रहा है इसमें कोई इंटरिम नहीं है, तो जीरो कूपन मतलब तो इंटरिम नहीं होगा, कोई भी पेमेंट इम्प्लाइड है और मैच्योरिटी पे रिडीम होता है, ठीक है। हाउएवर इट कम्स विथ एम्बेडेड ऑप्शंस डिजाइंड टू मिटिगेट द इंटरेस्ट रिस्क फॉर द बोथ द इशूअर एंड द इन्वेस्टर। क्या है, अपना साल का ड्यूरेशन है ना, इसलिए कुछ ऑप्शन दे दिया है। एम्बेडेड ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाल देते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि कभी भी कंपनी उसको रिडीम कर देगा पहले, और पुट ऑप्शन क्या है कि कभी भी इन्वेस्टर ला के रिडीम करवा के ले जा सकता है। सो द बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो दैट इज नाउ आरपी बिकॉज इट्स अ जीरो कूपन बॉन्ड and follows annual compounding. The investors required yield to maturity is structured in a tiered manner. So this is something new here. Tiered manner, 8% for first 10 years, 9% for next 10 years, and 10% for final 5 years. In addition to its maturity value, the bond includes 2 embedded options. The first is a call option, allowing Estra to redeem the bond early at the end of year 15 for 1,01,000. ये call option हमेशा कंपनी के पास होता है और put option investor के पास होता है. Second is a put option enabling investors to sell the bond back at year 18 for 80,000 if market conditions warrant. तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, गिवन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए 8, 9 और 10 के हिसाब से। फिर एनालाइज करना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड टुडे इफ इशूअर होल्ड्स एट मैच्योरिटी। सेकंड है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ इशूअर एक्सरसाइजेस द कॉल ऑप्शन। थर्ड है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ इन्वेस्टर एक्सरसाइजेस पुट ऑप्शन, एंड एडवाइज करो विच ऑप्शन इज बेस्ट। तो इसमें क्या होगा, अपने को बॉन्ड का आरपी तो मालूम है, तो आईपी निकाल के चेक करना चाहिए। तो आईपी इसका कैसे निकलेगा? जीरो कूपन बॉन्ड है, तो आईपी निकालने का तरीका क्या है? इसमें इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, तो जो आरपी है उसी को बस डिस्काउंट करना है ना, हिसाब से ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। अब चक्कर क्या है कि आरपी मान लो अगर आपको मालूम है 1 लाख है, डिस्काउंटिंग रेट अभी क्या चक्कर है कि 3 अलग अलग दिया हुआ है, टीयर्ड मैनर है, 8%, 9% और 10%, 10, 10 और 5 ईयर्स के लिए। तो ऐसा डिस्काउंटिंग रेट हम कैसे यूज़ करें यहाँ पर, 3 डिस्काउंटिंग रेट? तो इसका फंडा क्या होता है कि 1 प्लस आर 8% वाला जो है उसको डाल दिया मान लो 1.08 पावर में 10, फिर 1.09, वो नेक्स्ट 10 साल है। तो नेक्स्ट 10 साल मतलब हम लोगों को क्या लगता है कि ये पावर में 10 हुआ, तो ये क्या 11 से 20 का कुछ लेना है? देखो 11 से 20 का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज देर इज नो एन्युटी एलिमेंट हियर। अगर एन्युटी एलिमेंट होता तो वो 11 to 10 का फिगर होता, मतलब हर साल का इंटरेस्ट फिगर होता तो 11 to 20 तक का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता वो लेते हैं। बट ये तो जीरो कूपन बॉन्ड है, तो हर साल का तो कुछ है नहीं। तो जब 1.09 पर नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब 1.09 के पावर में भी 10 ही रहेगा, और नेक्स्ट फिर 1.10 के हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स का आएगा। तो उसमें ऐसे फाइनल 5 ईयर से तो 21 to 25 ईयर का कुछ नहीं सोचना है, आपको बस लास्ट 5 ईयर्स का सोचना है। सो दैट्स हाउ जीरो कूपन बॉन्ड्स आर डिस्काउंटेड। इसका जो डिस्काउंटिंग का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो ऐसा ही होता है।
1.08 to the power 10, 1.09 to the power 10, 1.10 to the power 5. It cannot be 11 to 20, it cannot be 21 to 25. ये मिस्टेक नहीं हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए मेरे हिसाब से कि टीयर्ड वे में जब डिस्काउंटिंग रेट्स दिया हो तो हम उसको लेकर डिस्काउंट कैसे करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं वापस यहाँ पे बनाया आपके लिए कि पहला 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स और लास्ट 5 ईयर्स है। रेट तीनों का अलग अलग है। स्लैब है वैसे 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 25 ईयर्स, बट जब हम 1 लाख को ईयर 0 पे ला रहे हैं तो हम ऐसे नहीं ला रहे हैं कि जस्ट 1 लाख को एक ही रेट से डिस्काउंटिंग कर दिया। तो इसको यहाँ से यहाँ डिस्काउंटिंग होगा अलग रेट, यहाँ से यहाँ होगा अलग रेट, यहाँ से यहाँ होगा अलग रेट। इसका डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक पढ़ाई होता है फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट बोलकर, उससे जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि इस तरह के केसेस में ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है जो इतना पीरियड के लिए, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है जिसका पीरियड इतना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है जिसका पीरियड ये है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो वो ऐसे सोच के करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सम बहुत लेंदी सा करके हाल में यूट्यूब में भी डाला है, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का ज़ीरो कूपन बॉन्ड को लेकर टर्म स्ट्रक्चर के नाम से डाला है, ठीक है। बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आपको सीखने का इच्छा हो तो यूट्यूब में वीडियो ज़रूर देखिएगा, टर्म स्ट्रक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वाई वी आर जस्ट कॉपिंग दिस। तो अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन पे इम्फेसिस नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस आप समझो ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे जब टियर्ड स्ट्रक्चर होते हैं तो वी डिस्काउंट जस्ट लाइक दिस, वी डोंट टेक 11 to 20 और 21 to 25। नाउ वाई इज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट टर्म स्ट्रक्चर वीडियो, हाल में डाला है, उसको अच्छे से देखिएगा। तो इससे आईपी आ जाएगा। अब इसी तरह से आप बाकी दो आराम से कर पाएंगे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में, बस उसमें आरपी को चेंज कर देना और डिस्काउंटिंग रेट जो है वो ईयर के हिसाब से, ये 15 तक का लेना है और ये 18 तक का लेना है। तो आप कैसे डिस्काउंटिंग रेट लोगे आप बताओ। 15 तक का लोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे पहला 10 और फिर 1.09 के पावर में 5 तक जाएगा, और ये 18 है तो पहला 10 फिर 1.09 के पावर में 8 तक जाएगा, 10 और 8 18। ये देखो सब यहाँ पे किया हुआ है विथ कॉल ऑप्शन। ये देखिए पहला 10 और फिर 9% के हिसाब से 5 साल का 0.6499 ये वाला वैल्यू लिया, और नेक्स्ट वाले में पुट में क्या हुआ, पहला 10 फिर नेक्स्ट वाले का 8 साल, तो 9% ऑफ 8 साल आ रहा है 0.5019, तो 0.5019 10 और 8 18 उस हिसाब से ले लिया। और आपको बेसिकली दिस बाई दिस करना है, तो इट इज़ एज गुड एज आप क्या लिखोगे, 1 लाख इंटू 1.08 टू द पावर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बाई 1.08 टू द पावर 10 ऐसा बोल सकते हो ना, इंटू 1 बाई 1.09 टू द पावर 10 इंटू 1 बाई 1.10 टू द पावर 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1.08 टू द पावर 10 करेंगे तो ये है देखो 0.6209, पहला वाला क्या है 0.6209, गलत सीख रहे हैं, हाँ गलत देख रहे हैं, 0.08 का टू द पावर 10 का 0.4632, तो 1 लाख इंटू 0.4632, फिर 0.09 टू द पावर 10 का 0.09 टू द पावर 10, 0.09 टू द पावर 10 का 0.4224, फिर 1.10 टू द पावर 5 का 1.10 टू द पावर 5 का 0.6209। समझ में आ रहा है। सो इस तरह से हम लोगों का ये वैल्यू आ जाएगा, और इसी तरह से बाकी तीनों का वैल्यू आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है आपको समझाने के लिए। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, जिसका लोवेस्ट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो बेस्ट है, बिकॉज दैट्स गोना बी आवर परचेज कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो नॉर्मली अपने को क्या लगता है जिसका प्राइस ज़्यादा है वो बेस्ट है, बट ऐसा नहीं है। बॉन्ड परचेज करेंगे ना और रिडीम होगा पार पे, तो जिसका लोवेस्ट परचेज वैल्यू है वो बेस्ट है, ठीक है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, प्रेजेंट वैल्यू इज परचेज कॉस्ट फॉर अस। सो जिसका लोवेस्ट है, यानी कि कौन सा लोवेस्ट है देखो तो आपका फर्स्ट वाला, तो यानी कि ऑप्शन 1 होल्ड टिल मैच्योरिटी, क्या बोलोगे ऑप्शन 1।
अब ये वर्किंग का कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत था, टर्म स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये समझाया जाता है कि आप किस तरह से अपना एंड वाला को स्टार्ट में लाओगे जब अलग अलग यील्ड रेट आपको दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये अलग अलग यील्ड रेट वाला कॉन्सेप्ट को टर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। ईयर 1 2 3 के जगह ईयर क्या है, देखो 10, फिर क्या 10 है ना, नेक्स्ट 10 बोल सकते हो, या फिर ईयर 10 तक, ईयर 20 तक, ईयर 25 तक क्या रेट्स दिया हुआ है, 8 9 और 10, समथिंग लाइक दिस इज गिवन। ईयर 10 तक, नेक्स्ट 10 तक और नेक्स्ट 5 तक, समथिंग लाइक दिस इज गिवन ना। तो इसको क्रैक करने का तरीका होता है टर्म स्ट्रक्चर। टर्म स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग विथ ईयर्स, ईयर वाइज इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो इसको एक एक इंडिविजुअल जीरो कूपन बॉन्ड माना जाता है। और आपको अब कोई का अगर यहाँ से यहाँ पे वैल्यू लेके जाना है तो आपको एक साथ ले जाना अलाउड नहीं है, आपको यहाँ से पहले इसको यूज़ करके यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ ऐसे करके। तो एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरवर्ड रेट का, वो सब पूरा लॉजिक से ना वो टर्म स्ट्रक्चर का वीडियो में समझाया हुआ है। पेशेंस अगर हो तो बहुत अच्छे से देखना होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अभी मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ। चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्या है, 4B है। तो 4B इज फॉर म्यूचुअल फंड चैप्टर, वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसको करने के लिए तो 4A आना चाहिए। 4A मैं बोला ही आपको ऑप्शन में निकालने का सिचुएशन था, उसमें मिस्टेक हो जाएगा आपका कि आपको डिवाइड कैसे करना है, बट अगर फ्लूक में क्लिक हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है अपना 4B, इट इज़ फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड इट इज़ ईजी क्वेश्चन एंड वेरी डूएबल क्वेश्चन। थोड़ा सा एक ध्यान देना है बस, क्या एक बार ध्यान दो। इसमें बोल रहा है मिस्टर पराग है जिसने 3 फंड में इन्वेस्ट किया है और कुछ वर्किंग्स आपसे पूछा जा रहा है अगेंस्ट दिस 3 फंड्स। सो अमाउंट इन्वेस्टेड है, NAV एट द टाइम ऑफ परचेज है, डिविडेंड रिसीव्ड है, NAV एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड है और बोनस यूनिट्स है जो 1 जनवरी को मिल गया है। तो इस पे ध्यान नहीं जाता वर्किंग में, ध्यान रखिएगा। फिर पहला सवाल क्या पूछा है आपसे, एनालाइज नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएगा, जितना इन्वेस्ट किया जितना डिवाइड बाई NAV एट द टाइम ऑफ परचेज है, डिवाइड करने से ओपनिंग NAV, डिवाइड करने से ओपनिंग NAV, डिवाइड करने से ओपनिंग NAV से डिवाइड करने से यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग NAV से डिवाइड करने से यूनिट्स आ जाएगा। और इसमें जैसे यूनिट्स आ रहा है 15,000, इसमें कितना आ रहा है 3 लाख बाई 10.5 करके देखिए, 3 लाख बाई 10.5 यूनिट्स आ जाएगा, 2 लाख 50 बाई 11.2 करके देखिए। सब मैंने कर रखा है बट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, क्लोजिंग टोटल NAV बताओ ऑन 31 मार्च। तो क्लोजिंग टोटल NAV मतलब NAV पर यूनिट तो मालूम ही है हम लोग को 11.1 वगैरह, इंटू यूनिट्स करना है। तो जो यूनिट्स ऊपर में निकाला इंटू 11.1 इंटू 9.7, बट इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें 10.6 इंटू, अगर आप यूनिट्स देखोगे तो 15,000 ही आ रहा है, बट 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोनस मिला हुआ है, तो ये बोनस इंक्लूड करोगे 1:10 के हिसाब से, तो 1500 यूनिट्स बोनस हो जाएगा, तो टोटल यूनिट 16,500 आ जाएगा। फिर इंटू 10.6 करोगे तो क्लोजिंग NAV आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, हड़बड़ में बोनस छूट जाता है इंक्लूड होना। ठीक है, तो देखो 16,500 इंटू 10.6 करा तो क्लोजिंग NAV आ गया। थर्ड सवाल क्या है, टोटल यील्ड परसेंट ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ। तो टोटल यील्ड मतलब क्या हुआ, ये भी समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है। टोटल यील्ड मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि तीनों मिलाकर टोटल रिटर्न कितना आया, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कर देना। तो टोटल रिटर्न कैसे आएगा, सेल वैल्यू माइनस परचेज कॉस्ट प्लस डिविडेंड रिसीव, ऐसा करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का नेट रिटर्न, ये आएगा नेट रिटर्न। तो इस नेट रिटर्न को हम लोग टोटल करेंगे तो कंपनी का टोटल रिटर्न आ जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को करना है अपना यील्ड परसेंट निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ, आपको फंडा समझा दिया, अब आप अपने से ट्राई कर सकते हो।
सेल वैल्यू मतलब क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है, सेल वैल्यू माने क्लोजिंग वैल्यू की बात हो रही है। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना डेज आपने इन्वेस्टमेंट हेल्ड किया, तो उसके लिए क्वेश्चन में इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया हुआ है। तो इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैसे निकलता है? इफेक्टिव एनुअल यील्ड निकलता है इंडिविजुअल यील्ड जो यहाँ पे आया, इसको अगर हम इफेक्टिव एनुअल यील्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? नेट रिटर्न जो भी ऊपर में आया इंडिविजुअल में, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड विच इज एन। तो मेरे को इफेक्टिव एनुअल यील्ड का वैल्यू मालूम है तीनों का, नेट रिटर्न मालूम है, इन्वेस्टमेंट मालूम है, 365 इंटू करना है और एन निकालना है। तो ऐसे सबका एन निकालना है अपने को तीनों केस में, ठीक है। तो ये भी वर्किंग मैंने किया हुआ है यहाँ पर, 5268 बाई 250 इंटू 365 बाई एन इज इक्वल टू दिस। तो एन का वैल्यू आ गया तीनों का, अल्फा बीटा गामा का। तो ईजी था, बट ईजी था बोलने से लगता है ईजी था, एग्जाम हॉल में कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है ये कब पता चलेगा? जब एग्जाम दोगे या पेपर को ठीक से रिव्यू करोगे। अब एक बार ऐसा देख लिया ना, तो दोबारा ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। अब दोबारा आपको हाईलाइट होगा कि कहीं बोनस का कोई इफेक्ट तो नहीं दे दिया, है ना। बट एग्ज़ाम बहुत शातिर है, पता चला आप सब कुछ तैयार हो गया, एग्ज़ाम में कुछ एक नया चीज़ आया जो आपने सोचा ही नहीं था। तो उधर यहाँ पे मिस्टेक करके ये क्लिक कर गया अगर, तो उधर थोड़ा और अवेयरनेस बढ़ा के क्वेश्चन पढ़ना है ना। नेक्स्ट 5A, ये पोर्टफोलियो से आया है। नॉर्मली लीवर्ड बीटा पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया कभी, बट ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इजी, बस लीवर्ड बीटा का कॉन्सेप्ट के साथ पंच इन कर दिया है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, यू आर असेसिंग टू कैपिटल इंटेंसिव इंजीनियरिंग कंपनीज, ओमेगा हाइड्रोलिक्स एंड वर्टेक्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, that have recently restructured their capital to support expansion plan. The management of both companies wants to evaluate whether the actual equity returns align with the investor expectation based on their risk profiles. Following information is provided: Omega and Vertex. Unlevered beta is there. Proposed capital structure में D by E is there. Actual return is there. The T-bill details is there. T-bill detail में face value, coupon rate, current market price है। तुम लोग को RF लगता है तो RF में इससे निकाल दिया, which is just like calculation of KD। तो कूपन रेट है 6.5% ऑफ 100 करने से 6.5 डिवाइडेड बाई 95, तो 6.5 बाई 95 करके आ रहा है 6.84%, दैट इज RF, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न RM दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालाइज द लीवर्ड बीटा फॉर ईच कंपनी बेस्ड ऑन देयर प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो लीवर्ड बीटा का फॉर्मूला अगर याद है तो हो जाएगा, बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डी बाई इंटू 1 माइनस टी। तो टैक्स तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, इग्नोर कर दो। तो इस इक्वेशन में बैठाओगे जो बीटा दिया हुआ अनलीवर्ड बीटा है इंटू 1 प्लस डी बाई का वैल्यू दिया हुआ 0.6, तो 0.9 इंटू 1 प्लस 0.6 करा तो बीटा ऑफ लीवर्ड आ गया, उसे ही वर्टेक्स का आ जाएगा। फिर आपको क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, एनालाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग CAPM। तो CAPM का फॉर्मूला आपको मालूम है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो RF कैसे आएगा, ये वर्किंग नोट में आप डाल दोगे, तो इस तरह से RF आ गया, तो CAPM में बैठाओगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या, एनालाइज विच कंपनी इज ओवर परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न CAPM से आया है, कंपेयर करके समझ में आ जाएगा ओवर है कि अंडर है। तो कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाला अंडर परफॉर्मिंग है, सेकेंड वाला ओवर परफॉर्मिंग है, हो गया। सो पोर्टफोलियो का भी इजी क्वेश्चन है, लीवर्ड बीटा का, बट कॉन्सेप्ट नहीं पता, रिवाइज नहीं किया तो फंस जाएंगे। तो जो पढ़ाया गया सब पढ़ना पड़ेगा, कौन सा दो चीज़ पंच होके आ जाएगा पता नहीं। सोचिए इसमें भी 81 आया ना स्टूडेंट का, इससे भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। 81 अभी हाल में उससे बात हुआ था तो आपको बता पा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपका किया हुआ है, देख के याद आ जाएगा। पोर्टफोलियो वेट, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, टोटल वेरिएंस, फिर SD ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न दिया हुआ है, कोवेरियंस दिया हुआ है आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। फिर बोल रहा है फिगर्स आप लेते समय 4 डेसिमल तक लीजिएगा, नहीं भी बोले तो 4 तक लेना है। पोर्टफोलियो बीटा निकालो, रेसिडुअल वेरिएंस निकालो, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी निकालो। तो पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो वो तो बहुत सिंपल है, वेटेड एवरेज बीटा कर दो बस, 0.755 इज द आंसर। सॉल्व करके आ रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया। रेसिडुअल वेरिएंस मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क विच इज सिस्टमैटिक, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क इज द वेरिएंस, तो वेरिएंस को टोटल रिस्क बोलते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट वेरिएंस।
तो देखो यहाँ पे टोटल वेरिएंस मतलब ये टोटल रिस्क है जो हम लोग को पॉइंट में दिया हो, तो लेट्स हैव एवरीथिंग इन पॉइंट। सिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए क्या करना है, बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट वेरिएंस। मार्केट वेरिएंस अपने को कहाँ दिया हुआ है, एस डी ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 12%, तो मार्केट वेरिएंस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 0.35 इंटू 12 स्क्वायर इज द सिस्टमैटिक रिस्क। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है पार्ट 2 का वर्किंग्स। ये साइड साइड में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि टेरिबल टीचर हूँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो पार्ट 2 में सिस्टमैटिक रिस्क पॉइंट बीटा स्क्वायर के बाद 0.35 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर करना है, 0.35 इंटू नहीं करना है, 0.35 का स्क्वायर इंटू मार्केट का वेरिएंस यानी 12 स्क्वायर। अब 12 नहीं लेना, 0.12 लेना है बिकॉज यहाँ पे सब पॉइंट में चल रहा है। तो 0.35 स्क्वायर इंटू 0.12 स्क्वायर करा तो सिस्टमैटिक रिस्क तीनों का आ जाएगा। और फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क को रेसिडुअल वेरिएंस बोलते हैं, विच इज टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो टोटल रिस्क इज दिस वन, दिस इज इक्वल टू टी आर। तो टी आर माइनस सिस्टमैटिक रिस्क या रेसिडुअल वेरिएंस सबका आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय मार्कोविट्ज। तो 3 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का रिस्क का फॉर्मूला याद है आपको? पहले वेरिएंस निकालेंगे विच इज वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो वो कैसे आता है, डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर, डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई का स्क्वायर, डब्ल्यू जेड सिग्मा जेड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कॉफ दिया हुआ है तो कॉफ एक्स वाई इंटू आर एक्स वाई, हाँ सॉरी नॉट आर एक्स वाई, आर लेंगे या कॉफ लेंगे दोनों में से एक ही लिया जाता है, कॉफ एक्स वाई इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू वाई। अगर कॉफ के साथ जा रहे हैं तो डब्ल्यू यूज होता है। आर एक्स वाई कब यूज होता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 इंटू डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई इंटू आर एक्स वाई होता है ना। इसी तरह से बाकी दो भी, 2 कॉफ वाई जेड इंटू डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड प्लस 2 इंटू कॉफ एक्स जेड इंटू डब्ल्यू एक्स इन डब्ल्यू जेड। सर वो सब तो ठीक बा, लेकिन ये एक्स वाई जेड कहाँ से है भाई? एक्स वाई जेड इसको अज्यूम करो ना, जिससे कि आप फॉर्मूला बना सको, राइट। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, कॉफ का वैल्यू और वेट का वैल्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो सिग्मा एक्स का वैल्यू है वो निकालने का दरकार नहीं है, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर और सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सिग्मा एक्स का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिग्मा स्क्वायर है, समझ गए। तो इसको यूज़ करना है, तो ये सब मैंने यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू साइड में बैठाया हुआ, अगर आप ध्यान दोगे तो इधर सब बैठा दिया है और आंसर आ गया 0.0034, ठीक है। तो दिस इज वेरिएंस। अगर एस डी पूछा होता तो इसका स्क्वायर रूट करते हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करा हुआ होगा तो अभी एग्जाम में राइट करोगे तो इसलिए मिस्टेक कराओगे। तो जिनका भी एस एफ एम क्लियर नहीं हो रहा है या एस एफ एम में दिक्कत हो रही है कि कैलकुलेशन एरर करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट 6A क्या कह रहा है, मेसर्स भूमि अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज द फॉलोइंग 3 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। तो इस बार वापस 3 सिक्योरिटी है, नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट प्राइस और बीटा दिया हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजर थिंक्स दैट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई एंड वांट्स टू रिड्यूस बीटा। पोर्टफोलियो बीटा रिडक्शन का सम्स है जो निफ्टी से होता है या फिर रिस्क फ्री से होता है। शी इज कंसिडरिंग 2 बिलो मेंशन्ड अल्टरनेटिव, डिस्पोज ऑफ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड रिप्लेस देम विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब वही आरएफ को यूज करना या फिर अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स लेना जिसका करंट ट्रेडेड रुपीज और वर्थ यानी लॉट साइज दिया हुआ है। तो क्या करने बोल रहा है, वेटेड एवरेज बीटा निकालो। तो वेटेड एवरेज के लिए आप बीटा इंटू वेट करोगे विच इज़ मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में प्राइस मत ले लेना, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। तो बीटा इंटू मार्केट वैल्यू कर टोटल आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू किया तो हमारा वेटेड एवरेज बीटा आ गया 1.3। फिर बोल रहा है कितना का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वायर करें। तो नया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वायर नहीं कर रहे, डिस्पोज करके एक्वायर कर रहे हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे,
कि मेरा जब टोटल पोर्टफोलियो 7,500 का है तो हम नया कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम रिस्क फ्री डाल रहे हैं, मान लो एक्स, तो बचा हुआ रिमेनिंग जो पोर्टफोलियो है वो हो जाएगा 7500 माइनस एक्स। रिस्क फ्री का बीटा क्या है, 0 है, और इसका बीटा क्या है, 1.3 है। तो ये वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू जो डिजायर्ड बीटा है 0.975। तो हम लोग का यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे में करके रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, पार्ट नंबर 2, सिक्योर रिस्क फ्री का एक्स माना, टोटल 7500 है, तो सिक्योरिटीज में 7500 माइनस एक्स लेना है। ये एक ट्रिक होता है, रिस्क फ्री का एक्स मान के टोटल को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और 7500 माइनस एक्स का बीटा 1.3, रिस्क फ्री का 0। अब इसका वेटेड एवरेज इक्वेट कर दो 0.975 से, तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब 1875 का आरएफ लेना है। फिर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो 1875 में मेरे को तीनों ही डिस्पोज करने पड़ेंगे। 7500 में से 1875 डिस्पोज करके आरएफ लेना है। तो 1875 में तीनों ही होंगे, प्रोपोर्शनेटली जाएंगे इन द रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू, वरना पोर्टफोलियो बीटा हिल जाएगा। तो इस रेशियो में, ये रेशियो में 1875 को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दो और फिर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, 1875 को 310, 6/10, 1/10 का रेशियो में स्प्लिट किया, मार्केट प्राइस से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। फिर हम लोग का पार्ट 4 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड। एक्चुअली यहाँ पर अगर हमें पोर्टफोलियो बीटा रिड्यूस करना है तो हम लोग को सेल करना है निफ्टी, और कितना करना है, उसका इक्वेशन क्या था, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू जो डिजायर्ड, जो क्या बोलते हैं, करंट बीटा है 1.3 माइनस जो डिजायर्ड बीटा है 0.975, राइट, डिवाइडेड बाई जो भी निफ्टी का वन लॉट का साइज है 24,375 इंटू 100, करेक्ट। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। ये सॉल्व किया तो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया, तो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड। क्या बोलेंगे, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को सेल करना है, हो जाएगा। तो सब तो इजी क्वेश्चन था, पोर्टफोलियो बीटा रिडक्शन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ऑफ एग्जाम में से था, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर में आ जाओ। 7 नहीं, क्या है, 6B। ये 6A था क्या, 6A फ्यूचर्स का था, पोर्टफोलियो बीटा रिडक्शन वाला। 6B ऑप्शंस का है। तो ऑप्शन का भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। An investor had purchased 3-month call option on the equity shares of Britannia for a premium of 30. The current market price of share is 560 and exercise price is 590. He expects price range between 540 to 560 in next 3 months. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, expected share price of Britannia and related probability is given below. तो अपने पास क्या expected share price अलग अलग दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसेस द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। तो बस समेशन पी एक्स करना है, 597 आ रहा है। असेस द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स इफ एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। अगर एक्सरसाइज प्राइस ही प्रिवेल किया, मतलब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, तो कॉल का क्या वैल्यू है। वैल्यू मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बताना पड़ेगा, क्योंकि और कोई वैल्यूएशन का कोई कॉल पुट थ्योरी या फिर आपका बाइनोमियल थ्योरी या ब्लैक स्कोल्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, उसकी 0 हो जाएगी, बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस भी 590 और 590 प्रीवेल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन केस ऑप्शन इज हेल्ड टू मैच्योरिटी एनालाइज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन केस ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मैच्योरिटी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहा है, तब हम एक्सपेक्टेड प्राइस से कनेक्ट कर दिए उसको। ये एक किया हुआ क्वेश्चन होने से क्लिक कर जाता है, बट बेसिक क्वेश्चन है जो बता रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस से कनेक्ट करो। तो वो 597 है, 590 स्ट्राइक प्राइस है, तो 7 रुपीज वैल्यू हो जाएगी। और फिर बोल रहा है असेस द प्राइस ऑफ शेयर्स कोटेड एट स्टॉक एक्सचेंज टू सेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज कंप्यूटेड इन 3 अबव। इसका मतलब है कि आप इन सब में से
प्रॉपरली कॉल ऑप्शन का प्राइस निकालकर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। तो सब में अगर हम कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने गए तो 590 से नीचे होने पर 0 है, 590 से ऊपर जाने पर इंट्रिंसिक प्राइस आया 10, 30, 50 और फिर उस 10, 30, 50 का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, ठीक है, तो वो 17 आ रहा है। कितना इजी सा है, बट क्लिक नहीं किया तो नहीं किया, क्या करें। तो ये जो प्रैक्टिस करा हुआ रगड़ा हुआ है उसको क्लिक कर जाएगा, और ये तो किया हुआ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट 7A, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से फॉरेक्स का, बट इजी क्वेश्चन है। इसमें मल्टीपल हेजिंग का चीज़ पूछा है, बट एक चीज़ इसमें अच्छा पूछ लिया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी है, इंपोर्टर है, जिसको $5 लाख देने का है, पेमेंट करने का, $5 लाख इनको पेमेंट करना है इन 3 मंथ्स। तो मार्केट डेटा में स्पॉट रेट और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, और यूएसडी पर आईएनआर दिया हुआ है, और यूरो पर यूएसडी दिया हुआ है। यूएसडी पर आईएनआर 83.2, इसका मतलब क्या हुआ, पर आईएनआर मतलब ये आईएनआर का रेट है। तो आईएनआर का रेट मतलब एक आईएनआर में क्या आपको 83.2 यूएसडी मिलेगा? नो। तो देखने से समझ में आ रहा है 83.2 रेट दिया हुआ है, तो ये यूएसडी का रेट है, तो इसका मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है। तो आप रेट को उल्टा मत करने जाओ, बस इसको रीड करो कि दिस इज आईएनआर पर यूएसडी, एंड इसको रीड करो यूएसडी पर यूरो, तो समझ में आ जाएगा। एक यूरो में ज़्यादा यूएसडी मिलेगा, ऑब्वियस बात है, यूरो इज़ अ बिगर करेंसी। और यहाँ पे बिड आस्क भी नहीं दिया हुआ है, इजी रखा हुआ है, 84.1 और 1.12 आपका फॉरवर्ड रेट में दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कॉल ऑप्शन ऑफ यूएसडी इन 3 मंथ्स, इसका स्ट्राइक प्राइस है ₹84, तो 84 मतलब पर यूएसडी होगा ना, और यहाँ पे यूएसडी कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है, तो पर यूएसडी का कॉल ऑप्शन है। तो जिस करेंसी में हमें पेमेंट करना है उसी का कॉल ऑप्शन दिया होने से सही रहता है, मैच होता है। अपने जब सम्स किए तो उसमें क्या देखते थे कई बार कि उल्टा करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है, तब हम लोगों को कॉल की जगह पुट लेना पड़ता था, अगर आपको ध्यान हो। तो एनीवे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, और प्रीमियम में 0.9। क्वेश्चन में बोल रहा है अप्लाई करो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज स्ट्रेटजी टू हेज द यूएसडी पेमेंट। तो फॉरवर्ड के हिसाब से अगर आपको 5 लाख यूएसडी देना पड़े तो 84.1 के हिसाब से देना पड़ेगा, 84.1 इंटू 5 लाख, आंसर आ रहा है 420.5। फिर बोल रहा है यूएसडी कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर यूज़ करेंगे तो कितना मैक्सिमम आउटफ्लो होगा। तो कॉल ऑप्शन में जाएंगे तो मेरे को तो प्रीमियम देना पड़ेगा पहले 0.9, और फिर मेरा 84 अगर स्ट्राइक प्राइस है तो मेरा कॉस्ट 84 पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो 84 पे लॉक क्यों होगा ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, क्या 84 पे लॉक क्यों होगा, सब तो क्लास में समझाएं कि 0.9 के बाद आपका एक्चुअल प्राइस 84.1 हुआ मान लो उस समय, तो आप 84 पे कॉल लिए हुए हो, तो 0.1 आपको मिल जाएगा। आप बाजार में खरीदोगे 84.1 पे, बट 0.1 कॉम्पेंसेट हो जाएगा, तो आपका प्राइस 84 पे लॉक हो गया। समझ में आया? फिर से बोलूँ, अगर बाजार में प्राइस मान लो 84.5 हुआ, तो कॉल ऑप्शन लिया आप 84 का, तो 0.5 आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और आप बाजार से डॉलर खरीदोगे 84.5 पे, तो 84.5 माइनस 0.5, तो आपका नेट कॉस्ट 84 ही आया, और प्लस 0.9 प्रीमियम दे रहे, तो 84.9 आपका नेट कॉस्ट रहेगा हाइयर साइड में। और लोअर साइड में अगर बाजार में रेट 84 से नीचे चल रहा है तो आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो 0.9 प्रीमियम का बस लग गया सो लग गया। मान लो बाजार में प्राइस 82 हो गया, तो आपका लोअर साइड में कॉस्ट फिर 82 ही लगेगा एक्चुअल का, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, बट प्रीमियम 0.9 देना पड़ेगा, तो नेट कॉस्ट 82.9 आएगा। इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंप्यूट मैक्सिमम आउटफ्लो, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, वो 84 से ज़्यादा नहीं जाएगा, प्लस प्रीमियम का 0.9, तो 84.9 इंटू 500, सॉरी इंटू 500 लैक्स, सॉरी 500,000 इंटू 5 लाख, तो ये वैल्यू आ रही है सेकेंड केस में। थर्ड केस का एक अच्छा चीज़ है, वो कह रहा है इफ ग्लोब टेक यूजेज यूरो टू सेटल द इनवॉइस थ्रू द क्रॉस करेंसी रूट, बोल रहा है हम सेटल करेंगे इसको यूरो पे करके। असेस करो यूरो अमाउंट रिक्वायर्ड एंड आईएनआर आउटफ्लो यूजिंग द 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो ये भी एक हेजिंग का तरीका होता है, इसका सम्स हम लोग का नहीं किया हुआ पहले, जिसमें कह रहा है कि आप यूरो लेकर सेटल कर दो। तो मतलब 3 मंथ्स बाद मैं यूरो खरीदने जाऊंगा, तो 3 मंथ्स बाद इंडियन करेंसी वाला अगर यूरो खरीदने जाएगा तो उसका रेट क्या पड़ेगा।
अब डायरेक्ट रेट यूरो का है नहीं, यूरो जो का रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर यूएसडी दिया हुआ, तो पहले मेरे को यूएसडी खरीदना पड़ेगा, फिर यूएसडी से यूरो खरीदूंगा। तो मेरा कॉस्ट क्या पड़ेगा 3 मंथ्स बाद, यूरो खरीदने का कॉस्ट क्या पड़ेगा? अगर मैं 3 मंथ्स बाद यूरो खरीदूंगा, यूरो में सेटल करूंगा, तो 3 मंथ्स बाद यूरो खरीदने का कॉस्ट क्या होगा? 84.1 इंटू 1.12, है ना? तो आंसर आ रहा है 94.192। पहले मैं INR से USD खरीदूंगा विच इज 84.1, एक डॉलर का 84.1, ठीक है। फिर फिर मैं उस डॉलर से जाकर यूरो खरीदूंगा, तो एक यूरो के लिए बोलेगा 1.12 USD लाओ। तो 1.12 USD लाने के लिए कितना INR लगेगा? 1.12 इंटू 84.1 करेंगे तो यूरो का रेट आ रहा है 94.192, ठीक है। अगर 3 मंथ्स बाद हम यूरो लेंगे तो अब इधर इंस्टीट्यूट का जो वर्किंग आया वो थोड़ा गड़बड़ा दिया है। 94.192 वर्किंग जो इंस्टीट्यूट दिया वो रॉन्ग दे दिया, उसके जगह 84.1 बाई 1.12 दे दिया। तो मुझे लगता है ये मिस्टेक है इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट पता नहीं अब बच्चों का क्या सही क्या गलत किया, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ कर दिया। आपको लेना है 94.192 यूरो का रेट, ऐसे ही आएगा ना। हम एक यूरो लेने जाएंगे तो मेरे को बोलेगा 1.12 USD लाओ। अब 1.12 USD लेने जाएंगे तो 84.1 के हिसाब से 1 USD, तो 84 इंटू 1.12 का रेट लगना चाहिए। तो इतना मेरा यूरो का रेट है। अब बोल रहे 5 लाख USD को हम लोग यूरो में पेमेंट करेंगे, तो 5 लाख USD के लिए कितना यूरो लगेगा? हम लोगों का एक यूरो के लिए 1.12 USD है, तो 5 लाख USD के लिए कितना यूरो होगा? जब अपोजिट करेंसी को वर्कआउट करना है तो डिवाइड कर लो 5 लाख बाय 1.12, तो यूरो लगेगा 446429। अंडरस्टूड? 446429 लगेगा। और इतना यूरो के लिए INR कैश कितना देना है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यूरो का रेट है 94.192, तो 446429 इंटू 94.192 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 420.50040, which is quite close to the first option which we had. Got the point? घूम फिर के बात वही आ गया। ये क्या नहीं बनाने गया क्वेश्चन, बट समझ नहीं पाए बनाने वाला, खुद भी सॉल्यूशन देते समय कंफ्यूज हो गया, बट बनाने का कोशिश अच्छा किया। और पार्ट 4 में बोल रहा है सिंथेसाइज द रिजल्ट फ्रॉम ऑल हेजिंग स्ट्रेटजीज इफ INR इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट टू 85.5 पर USD इन 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स बाद आप गए बाजार में और रेट 85.5 मिल गया, तो आप सबको कंपेयर करके बताओ। सिंथेसाइज मतलब एनालाइज करके कंपेयर करके कंक्लूड करो। तो इसका मतलब नो हेजिंग करा तो 85.5 करके लगा 427.5, तो अब सब में कंपेयर करो ना कौन सा बेस्ट है, 427.5, 420.5, 424.5 की 420.50040। यहाँ पे मेरे को 0040 इसलिए लेना पड़ा बिकॉज दोनों में 420.5 था, तो ऑप्शन 1 इज बेस्ट। बट इंस्टीट्यूट का आंसर में यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है, तो उससे डिसीजन उनका चेंज हो जाएगा, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर ICMI की तरफ से मिस्टेक है, जिसको आपको अपने करेक्ट करके ही पढ़ना है। इंस्टीट्यूट का आंसर एग्जाम में कॉपी नहीं करना अगली बार। हो सकता है अगला बार का जो एग्जामिनर हो वो सेम चीज़ देखा और उसको ठीक कर ले। अब अगला बार ये आएगा कि नहीं कोई नहीं जानता है, बट आपको मिस्टेक नहीं सीखना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन IRPT और PPPT का है, फॉरेक्स का ही है, और इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट था। बट इसमें भी कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया आपका, जो आपको याद होगा जब मैं PPPT पढ़ाया था तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट का। तो इसमें जो पहला सवाल पूछ रहा है, बोल रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स फॉर इंडिया निकालो। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैसे आता है? ये निकालते हैं 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1 करके, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और एडिटिव मॉडल में दोनों को ऐड कर देते हैं बस। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज़ पॉपुलर। तो यहाँ पर देखो आपको रियल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ दोनों कंट्री का, और इन्फ्लेशन रेट बोल रहा है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का अलग अलग है। US में ठीक ही दिया हुआ है, स्पॉट रेट फिर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एज्यूम दैट इंडियन इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू एवरेज इन्फ्लेशन रेट फॉर 2.5 years। तो इसका एवरेज किया तो 6.55 आ गया। तो आपको बोल रहा है नॉमिनल रेट निकालो, तो रियल रेट टू इंडिया का जैसे 1.2 मालूम है और इन्फ्लेशन रेट 6.55 मालूम है, तो 1
प्लस 0.012 इंटू 1 प्लस 0.0655 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग का नॉमिनल रेट आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है इसमें 7.83, इसमें आ रहा है 3.94। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, असेस द थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट वाया IRPT। तो IRPT का फॉर्मूला लगाओ, F/S इंटू 1+R नॉमिनल वाला बाई 1+R नॉमिनल वाला। बट कौन सा रेट ऊपर होगा नीचे होगा, जिसका रेट दिया हुआ है यहाँ पे USD पर INR है क्या, देखो रेट क्या चीज़ का है ये रेट क्या चीज़ का दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताइए ध्यान से। ये रेट ₹82.5 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है INR का रेट है, नहीं ये ₹82.5 पर USD दिया हुआ है। इसका मतलब ये डॉलर का रेट है, उल्टा लिखा हुआ है, ये भी उल्टा दिया हुआ है। तो डॉलर का रेट है तो डॉलर वाला जो हम लोगों का एक्सचेंज रेट है वो नीचे में बैठाना है, ध्यान रखना। एक्सचेंज रेट मतलब सॉरी इंटरेस्ट रेट, डॉलर वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिनोमिनेटर में बैठा के सम सॉल्व करना है, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आ गया। और फिर बोल रहा है एसेस एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। तो उसमें हम लोगों को इन्फ्लेशन रेट से खेलना है, बट नीचे में कौन सा रहेगा वो ध्यान दे लेना। हो गया। और 8 नंबर थ्योरी है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसके लिए SFM का थ्योरी मैराथन वीडियो सब यूट्यूब में अपलोडेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको देखें और सजेस्टेड आंसर्स को पढ़ के जाएं कि किस तरह का पॉइंटर्स बनाया गया है। आई होप आपको कुछ तो फ़ायदा हुआ ही होगा। जैसा भी हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ भी सवाल हो इसके अलावा तो मुझे पूछें, व्हाट्सएप करें। आई विल सी यू सून। ध्यान रखें अपना, एंड कीप enjoying योर लर्निंग, कीप taking care of your health. Thank you. Bye bye. See you.